And here we go. This is Sir Sharma mentor for CA Foundation Accounts. कैसे राजा? All well and set. सर आज है 9th दिसंबर. सर आज वैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज आना चाहिए था और इन्वेंट्री 6 तारीख को आना चाहिए था, बट आया नहीं. अब देखो राजा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में देयर वाज अ साउंड इश्यू, तो उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 करने पड़े. दैट इज पार्ट 2 को री रिकॉर्ड करना पड़ा, जिसको अपलोड किया गया था 6 या 7 दिसंबर को. सिंस वो अपलोड किया गया था तो इन्वेंट्री आज अपलोड हो रहा है 9th दिसंबर को और बिल्स ऑफ एक्सचेंज अपलोड होगा 11th दिसंबर को. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली डेट्स एक दिन आगे बढ़ गई है. ठीक है, बिकॉज वहां पे पार्ट 2 आया था साउंड इश्यू की वजह से. क्लियर है राजा? सो इट्स नॉट कि चीजें टाइम पर नहीं है, इट्स ऑल अबाउट कि भाई पार्ट 2 आ गया तो अब प्लानर है भाई, हर एक फैकल्टी के लिए प्लानर है. वाईटीएम पे बहुत सारी चीजें होती है, ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ अकाउंट्स का कंटेंट आएगा या सिर्फ मैथ्स आएगा, उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है. और राजा देखो, अगर हम कुछ वीडियो डाल रहे हैं, ये एफर्ट लेके हम डाल रहे हैं, ये बेसिकली पेड कंटेंट को फ्री में डाल रहा हूं मैं, तो एट टाइम्स ना मैं चाहता हूं कि ये जो एफर्ट है ये मैक्सिमम जनता तक पहुंचे. अगर आप एक दिन पे बहुत सारे वीडियो डाल देते हो ना तो व्यूअरशिप नीचे जाती है. ठीक है राजा? तो होप सो आप ये कंसर्न को समझोगे कि हमारा पर्सपेक्टिव है कि बहुत सारे बच्चे इस चीज का फायदा उठाए, इस चीज का बेनिफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हो. तो अगर हमें रीच ज्यादा करनी है तो हमें कहीं ना कहीं एक सिंगल डे में नंबर ऑफ लेक्चर्स पे लिमिट करना पड़ता है. ठीक है राजा? वीसीएम हम ऐसे ही चलाते हैं. तो अब आई बिलीव 11th को आपका आएगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फिर 13th को आएगा आपका डेप्रीसिएशन एंड आपका फाइनल अकाउंट्स आ जाएगा उसके बाद. ठीक है राजा? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ. इन्वेंट्री चैप्टर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है. अब अगर इन्वेंट्री चैप्टर की मैं बात करूं, ये इन्वेंट्री चैप्टर पिछले 14 अटेम्प्ट में 6 बार पूछा नहीं गया है, मतलब ये 8 बार पूछा गया है. और अगर आप देखोगे दिसंबर 2023 से ये चैप्टर रेगुलरली पूछना चालू कर दिया उन्होंने 5-5-5-5 मार्क के लिए. तो आखिरी 3 अटेम्प्ट में सितंबर 24, जून 24 और दिसंबर 23 ये पूछा गया है. ठीक है, चल लेट्स स्टार्ट विद जनवरी 2021 का सवाल. अब इन्वेंट्री के जो क्वेश्चंस है ना वो रिपीटेटिव क्वेश्चंस है काफी, या तो आपको मॉड्यूल से मिल जाएंगे या तो पुराने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो हमने चाणक्य नीति में ऑलरेडी डाल चुके हैं 3, उसमें से आएंगे. आप देखोगे इट्स अ रिपीटेटिव क्वेश्चन, बट स्टिल आपने ध्यान देना है इन क्वेश्चंस पे. फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स असरटेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज ऑन 31st March 2020. ओके, इन्वेंट्री एज ऑन 1st April 3.5 लाख, परचेज मेड ड्यूरिंग द ईयर 12 लाख, सेल्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस. एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री एज ऑन 31st March 2019. एक मिनट, हमें कब का चाहिए इन्वेंट्री का वैल्यू? 31 मार्च 20. ये आपको कब की बात कर रहा है? 31 मार्च 19. क्या मैं बोल सकता हूं 31 मार्च 19 और 1 अप्रैल 19, इन दोनों डेट को इन्वेंट्री का वैल्यू सेम होगा बिकॉज ये क्लोजिंग है और ये हो गया आपका ओपनिंग. तो वो इसी 3.5 लाख के बारे में बात कर रहा है क्योंकि ये पिछले साल का क्लोजिंग है, करंट ईयर का ओपनिंग है. अ सम ऑफ 20,000 was written off of a particular item which was originally purchased for 55,000. तो अब देखो, हमने ना इसे ओरिजिनली परचेस किया था 55,000 पे. आपने ओरिजिनली क्या किया था? उसे परचेस किया था 55,000 पे. अब कुछ रीजंस के वजह से हो सकता है वो आइटम डिफेक्टिव हो गया हो सकता है उस आइटम में कुछ इश्यू हो गया हो. तो मैंने क्या किया? 20,000 को राइट ऑफ कर दिया, 20,000 को राइट ऑफ कर दिया. दैट इज क्लोजिंग स्टॉक से कम कर दिया. ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक में उसका वैल्यू कम कर दिया. सर ये 20,000 हमने राइट ऑफ क्यों किया होगा? हो सकता है बेटा ये डिफेक्टिव हो सकता है इसका कोई और कारण हो. हम बोलेंगे भाई ये एक तरह का एबनॉर्मल आइटम है. ये क्या है? एबनॉर्मल आइटम. ये जो गुड्स है इसमें हो सकता है कुछ डिफेक्ट इफेक्ट हो, इस वजह से हमने इसका वैल्यू कम किया. ठीक है, ये ओरिजिनली हमने 55,000 में परचेस किया था, 20,000 राइट ऑफ किया, तो क्लोजिंग स्टॉक में
इसका कितना वैल्यू बचा, क्लोजिंग स्टॉक में इसका वैल्यू 35,000 बचा। तो ये 3.5 लाख के अंदर इंक्लूडिंग 35,000 का एबनॉर्मल आइटम, ठीक है, एंड वॉज सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 50,000। ये एबनॉर्मल आइटम आपने कितने में बेचा, करंट ईयर में बेचा, ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग, ठीक है, करंट ईयर में सोल्ड। लास्ट ईयर आपका क्या था 2019, करंट ईयर आपका 2020। करंट ईयर में हमने इसको सोल्ड कितने में किया, 50,000 में, ठीक है सर। अब यहां पे आपको दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज 20% ऑफ सेल। हमेशा याद रखना ये जो मार्जिन होती है 20% ऑन सेल, ये नॉर्मल सेल पर होती है, नॉर्मल आइटम्स के सेल पर होती है। एबनॉर्मल आइटम्स के सेल पे ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है क्लोजिंग स्टॉक। आपको क्या निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक। तो हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। हम क्या बनाएंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, अब आपका जो ओपनिंग स्टॉक रहेगा, आपका जो ओपनिंग स्टॉक रहेगा उसमें एबनॉर्मल आइटम नहीं होना चाहिए। टू ओपनिंग स्टॉक 3.5 लाख, टू ओपनिंग स्टॉक 3.5 लाख, ठीक है। फिर अब ये जो 3.5 लाख है, क्या इसके अंदर वो एबनॉर्मल आइटम इंक्लूडेड है, द आंसर इज यस। 3.5 लाख के अंदर 35,000 का एबनॉर्मल आइटम इंक्लूडेड है। 3.5 लाख माइनस 35,000 दैट इज 3,15,000 का आपका नॉर्मल स्टॉक है। ओके, फिर आपने परचेज किया, ये परचेज बट ऑब्वियस नॉर्मल स्टॉक का ही है। आपने परचेज किया 12 लाख का, फिर आपने सेल्स किया, सेल्स कितने की है, 18,50,000 की। अब मुझे एक बात बताओ, 18,50,000 में आपका 50,000 एबनॉर्मल आइटम का सेल है, तो यहां पे कितना बचा, 18 लाख। यहां पे कितना बचा, 18 लाख बचा, ठीक है सर। अब मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंसेस है, वैसे तो मैन्युफैक्चरिंग के एक्सपेंस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाने चाहिए, बट वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे। तो अब यहां पे आप सीधा यहां पे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप सीधा यहीं पे लिख सकते हो। कितने है ये, 1 लाख, क्योंकि ये मेमोरेंडम है, ये रियल ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, ये मेमोरेंडम है, ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए हम यूज कर रहे हैं। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ये जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, हम है ट्रेडिंग के अंदर। चलिए, अब इस सेल्स पे मुझे ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल्स। तो 18 लाख का 20% कितना हो गया, 3,60,000। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 3,60,000। टोटल मारते हैं, 3,60,000 प्लस 1 लाख प्लस 12 लाख प्लस 3,15,000 माइनस 18 लाख। तो आपका 1,75,000 का क्या आएगा, आपका बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्या आएगा यहां पे आपका बाय क्लोजिंग स्टॉक, और ये किस पर है, एट कॉस्ट, ठीक है। अब आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना के भी इसे प्रेजेंट कर सकते हैं, या आप इसे स्टेटमेंट फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, 3,15,000 का ओपनिंग स्टॉक नॉर्मल वाला, 12 लाख का परचेजेस, 1 लाख का आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस लेस सेल्स एट कॉस्ट। सेल्स एट कॉस्ट का मतलब 18 लाख माइनस उसमें से जीपी हटा दो, 18 माइनस 3.6 14,40,000 सेल्स एट कॉस्ट। तो
तो ये आ जाएगा आपका 1,75,000। बट मेरे को पर्सनली मेमोरेंडम ट्रेडिंग मेथड पसंद है। ऐसे क्वेश्चंस में तो मैं वो प्रिफर करता हूं। ठीक है राजा, ये देख लो, ये आईसीआई का प्रेजेंटेशन है। एबनॉर्मल हटा दिया आइटम, फिर परचेज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, फिर पहले तो एबनॉर्मल सेल्स हटा दिया, फिर जीपी हटा दिया, और ये आईसीआई का प्रेजेंटेशन है। ठीक है, आप चाहो तो ये प्रेजेंटेशन भी यूज कर सकते हो, या मैंने जो बताया आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, आप इसे भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये कंप्लीटली आपका कॉल है, दोनों प्रिफर्ड मेथड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो राजा, जनवरी 2021 का सवाल काफी इजी था, और यह आपके आईसीए के मॉड्यूल में सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, और ऐसा पीवाईक्यू भी शायद पहले हमने किया हुआ होगा। चलो लेट्स स्टार्ट विद दिसंबर 2021 का सवाल। मतलब ये सवाल तो तुमको ऐसे आंखों में तुम्हारे आंसू हो जाने चाहिए थे। क्या बोला, आंखों में तुम्हारे आंसू आ जाने चाहिए थे जिस दिन ये सवाल आया हो। अच्छा, सवाल तो आया, लेकिन मेथड भी देखो क्या आया। मतलब तुम्हारे आंखों में रो रो के आंसू आ जाने चाहिए थे। अब कुछ लोग रोते हुए, तुम्हारे आंखों में आंसू आते हैं नहीं रोते हुए? तुम रोते हो ना तुम? द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ स्पेयर पार्ट्स ऑफ एन ऑयल मिल। ओपनिंग इन्वेंट्री नील, परचेजेस 10 यूनिट 300 रुपए के भाव पे, तो 10 इंटू 3 3,000। ओके, 10 इंटू 3 3,000। तो ये लो भाई, ओपनिंग बैलेंस 0 है। फिर आपने खरीदा, रिसीट इशू बैलेंस। ठीक है, आपने 100 यूनिट खरीदा 300 रुपए के भाव पे, ही हो गया 3,000। अब 1 तारीख को आपका यही बन गया बैलेंस। 1 तारीख को यही आपका क्या बन गया, बैलेंस। फिर आपने 15 जनवरी को इशू किया 5 यूनिट। आपने 15 जनवरी को इशू किया 5 यूनिट। ठीक है, ये जो 5 यूनिट है, इसमें जो रेट रहेगा, ये रेट हमेशा बैलेंस वाला रेट रहेगा। मतलब बैलेंस कॉलम में जो रेट है वही आपका इशू का रेट बनेगा। तो 300 वहां पे मैं लिख दिया, तो ये 1500 हो गया। अब रिसीट है तो यूनिट में यूनिट ऐड करना, अमाउंट में अमाउंट ऐड करना, और रेट हमेशा आपका डिवाइड करके निकाल लेना। इशू हमेशा माइनस होगा। तो सर, ये इधर आ गया, 10 में से 5 माइनस हो गए, 10 में से 5 माइनस हो गए, तो कितने बचे, 5 बचे। और अमाउंट कितना रहेगा, 3,000 में से 1500 माइनस हो गया, तो 1500 बचे। तो 1500 डिवाइड बाय 5 300 होता है। नेक्स्ट, अब आगे की बात आती है। वापस से आपने परचेज किया 20 यूनिट 400 रुपए के रेट से। तो वापस से आपने परचेज किया 20 यूनिट 400 रुपए के रेट से। यूनिट में यूनिट ऐड, अमाउंट में अमाउंट ऐड। तो 5 में 20 जोड़ दोगे तो 25 होगा, 1500 में 8,000 जोड़ दोगे तो 9,500 होगा। ठीक है, फिर 9,500 डिवाइड बाय 25, 9,500 डिवाइड बाय 25 380 होता है, जो कि आपका ये रेट आ गया। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। इशूड फॉर कंजम्पशन 10 और 10, आपने इशू किया है 2 बार। सो आपने 10 यूनिट इशू किया है, 10 यूनिट इशू किया है। रेट क्या रहेगा, जो आपका बैलेंस वाले कॉलम में रेट है। तो 10 इंटू 380 3,800, 10 इंटू 380 3,800। यूनिट में से यूनिट माइनस, अमाउंट में से अमाउंट माइनस। तो 25 माइनस 10 15, 15 माइनस 10 5, 9,500 में से 3,800 हटा दो, 5,700, 5,700 में से वापस से 3,800 हटा दो, 1,900। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक का क्या रेट है, 1,900 रुपए आपका क्लोजिंग स्टॉक का रेट है। आंसू आ गए ना तुम्हारे आंखों में ये क्वेश्चन देख के? भाई साहब, ऐसे क्वेश्चन इस अटेम्प्ट में भी आ जाए। फील आ रहा है कि कितना इजी सवाल आया था? बिल्कुल सर, बड़े अच्छा फील फैक्टर आ रहा है। क्या लकी होंगे दिसंबर 2021 अटेम्प्ट वाले कि ऐसा सवाल उनके जीवन में आया है। ठीक है, और ऐसा सवाल आपके लिए मैं बता देता हूं, ऐसा सवाल आपके लिए मैं बता देता हूं कि पिछले 14-15 अटेम्प्ट में ये एक आध बार ऐसा सवाल पूछा गया है। ठीक है, हो गया राजा, दिसंबर 2021 का सवाल हमारा हो गया। चलो राजा, अब दिसंबर 2023 के सवाल पे चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन असर्टेन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 2023। ओपनिंग स्टॉक, कैश सेल, क्रेडिट सेल। मुझे क्या करना है, कैश सेल या क्रेडिट सेल? मुझे तो टोटल सेल्स चाहिए, 5.5 लाख प्लस 4 लाख।
9.5 लाख। परचेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है, ओके। एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग इन्वेंट्री अ सम ऑफ 1,25,000 रिटर्न ऑफ ऑन अ पर्टिकुलर आइटम विच वॉज, ये 1,25,000 नहीं होगा, ये 12,500 होगा। एट द टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एक 12,500 का अमाउंट आपने राइट ऑफ कर दिया था ऑन पर्टिकुलर आइटम विच वॉज ओरिजिनली परचेज फॉर 50,000 सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 40,000। मुझे एक बात बताओ, आपने 50,000 की चीज की कॉस्ट में से 12,500 हटा दिया तो कितना बचा? 37,500। ये 37,500 एबनॉर्मल आइटम हुआ? हां सर। तो एबनॉर्मल आइटम ओपनिंग स्टॉक में 37,500 और उसका सेल्स है 40,000 हमारे सेल्स के अंदर, तो इसमें से 40,000 माइनस, क्योंकि जो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज लगता है वो हमेशा नॉर्मल पे लगता है, नॉर्मल वैल्यूज पे लगता है। ठीक है सर, चलिए तो सर आप मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाएंगे? बिल्कुल राजा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग ही बनाएंगे। ओके, 147,500 147,500। चलिए यहां पे हम लिखेंगे पहले हमारा ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक क्या है? 147,500 माइनस 37,500, 1,10,000 का। फिर आपका आएगा टू परचेजेस। अरे ऐसा वाला हमने क्वेश्चन ऑलरेडी किया है, वापस से कर दे रहा हूं। परचेज है 8,85,000 का, 8,85,000 का। फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, क्योंकि ये मेमोरेंडम है इसलिए डाल दे रहा हूं यहां पे। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 1,35,000। आपका सेल्स नॉर्मल वाला, आपका सेल्स है नॉर्मल वाला 9,10,000 का। अब आपका ग्रॉस प्रॉफिट, सब यहां पे ध्यान देंगे। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए क्या बोला है? 25% ऑन कॉस्ट। तो किस पे का है? ऑन कॉस्ट का है। तो अब जिस पे का, अगर आपको कॉस्ट पे का, तो कॉस्ट को मान लो 100, आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 25, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 125। ठीक है सर। अब अगर 125 रुपए के सेल में 25 रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट है, तो 9,10,000 के सेल में कितना ग्रॉस प्रॉफिट आएगा? 9,10,000 इंटू 25 इक्वल्स टू 125x, देयरफॉर x इक्वल्स टू 9,10,000 इंटू 25 डिवाइड बाय 125। तो 9,10,000 इंटू 25 डिवाइड बाय 125, 1,82,000 का। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया? 1,82,000, 1,35,000, 8,85,000, 1,10,000 माइनस 9,10,000, ये हो गया आपका 4,02,000 बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, और ये आपका आईसीआई के सॉल्यूशन है। आईसीआई ने उसको टेबल फॉर्मेट में लिखा है, मैं वापस से बोलूंगा, आप भी टेबल फॉर्मेट में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। आईसीआई टेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट करता है, आप भी चाहो तो टेबल फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकते हो। सर कैसे? सिंपल है राजा, ये सारों को ऐड करना है टेबल में और इसे माइनस करना है, आंसर यही आना है। ठीक है, इसी को टेबल फॉर्मेट में लिखना है। तो ओपनिंग स्टॉक नॉर्मल, परचेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट हटा के लिखना, दैट इज सेल्स एट कॉस्ट, और ऑटोमेटिकली आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, इजी सा सवाल था, मतलब मुझे लगा नहीं, ऐसा हम सवाल बहुत बार कर चुके हैं। दिसंबर 2023 में वापस से इस टाइप का सवाल पूछा गया है, और ऐसा टाइप का सवाल काफी अटेम्प्ट्स में पूछा गया है, मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं। ठीक है राजा, अलाइंड? चलिए लेट्स स्टार्ट विद जून 2024 अटेम्प्ट। जून 2024 और सितंबर 2024 में अच्छे सवाल पूछे थे, और अच्छे सवाल का मतलब वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, रिपीट में वही सवाल पूछे गए थे।
देख लो भाई, क्या ऐसा सवाल आप कर चुके हो ऑलरेडी? द आंसर इज यस, सेम टाइप का सवाल पूछा गया है। मनीष क्लोज्ड हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लब कब क्लोज होते हैं? 31st मार्च एवरी ईयर। इन्वेंट्री टेकिंग, इन्वेंट्री टेकिंग का मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन, एक एक डब्बे के काउंटिंग। Physical verification for the year ended 31st March 2024 was completed by 10th April। भाई साहब 10th अप्रैल को फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ। स्टॉक का वैल्यू कब चाहिए? 31 मार्च का। हमें पीछे जाना पड़ेगा, बैकवर्ड। अगर फॉरवर्ड होता था, अगर फॉरवर्ड होता था फॉरवर्ड में परचेज एड सेल्स एट कॉस्ट माइनस परचेज रिटर्न माइनस सेल्स रिटर्न एट कॉस्ट प्लस। बट बैकवर्ड में यही चीज उल्टी हो जाती है। बैकवर्ड में यही चीजें आपकी उल्टी पड़ जाती है, दैट इज साइन चेंज हो जाते हैं। परचेज माइनस सेल एट कॉस्ट प्लस परचेज रिटर्न प्लस सेल्स एट कॉस्ट माइनस, ये आपके फिगर्स उल्टे हो जाते हैं। ठीक है सर, डन। चलिए अब हम क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। द वैल्यू ऑफ स्टॉक अवेलेबल एट गोडाउन वॉज 4.5 लाख। मतलब 10 अप्रैल को आपका स्टॉक कितना था? 4.5 लाख। मैं एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ क्रिएट करना चाहूंगा। 10 अप्रैल को कितने का स्टॉक था? 4.5 लाख रुपए का स्टॉक था। हमें कब का चाहिए? 31 मार्च का चाहिए। हमें जाना है पीछे। ठीक है, चलिए। गुड्स सोल्ड बाय द कस्टमर, गुड्स सोल्ड टू कस्टमर, सॉरी, गुड्स सोल्ड टू कस्टमर 1,10,000। ये सेल वैल्यू है। ये क्या है? मेरा सेल वैल्यू है। ठीक है, ओके। सेल रिटर्न 10,000, तो मेरा नेट सेल्स क्या हो गया? मेरा नेट सेल्स हो गया 1 लाख। मेरा नेट सेल्स कितना हो गया? 1 लाख। गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट। चलो, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 10th अप्रैल, ₹4.5 लाख। ठीक है, एड सेल्स एट कॉस्ट। आपका सेल्स कितने का है? 1 लाख रुपए का आपका नेट सेल्स है। अब क्वेश्चन ने आपको क्या कहा? आपका प्रॉफिट का मार्जिन कैसा है? आपका प्रॉफिट का मार्जिन है 25% ऑन कॉस्ट। भाई देखो, अगर मेरा कॉस्ट 100 रुपए तो उसका 25% मेरा प्रॉफिट 125 का मेरा सेलिंग प्राइस। अगर 125 में, अगर 125 रुपए में 25 रुपए का प्रॉफिट है तो 1 लाख में कितना? 1 लाख में हो गया आपका 20,000 का प्रॉफिट। तो मुझे क्या चाहिए? कॉस्ट चाहिए। मुझे क्या चाहिए? कॉस्ट चाहिए। अगर 25 रुपए प्रॉफिट है तो 100 रुपए कॉस्ट है। 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 125, दैट इज 80,000 का मेरा कॉस्ट है। ओके, तो सेल्स एट कॉस्ट एड। ठीक है सर, आगे। परचेज 85,000, परचेज रिटर्न। अच्छा, ये परचेज में कैश परचेज 10,000 है, उसका कोई लेना देना है क्या? नहीं, मुझे चाहिए परचेज। कैश होगी क्रेडिट हो, कोई लेना देना नहीं है। 82,500 का आपका परचेज है। फॉरवर्ड में परचेज ऐड होता है, बैकवर्ड में परचेज क्या होता है? माइनस।
80 to 500। ओके आगे बढ़ते हैं। गुड्स कॉस्टिंग 15,000 रिसीव्ड इन मार्च फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस। मुझे मिले हैं 15,000 के गुड्स ऑन सेल और कंसाइनमेंट बेसिस। का मतलब मैं मनीष हूं, मेरा इन्वेंट्री वैल्यूएशन हो रहा है, मुझे 15,000 के गुड्स मिले हैं कंसाइनमेंट बेसिस, मतलब मैं एक एजेंट के तरह काम कर रहा हूं। इस ट्रांजैक्शन के अंदर मनीष एक एजेंट है। मनीष क्या है? एक एजेंट। तो अब प्रिंसिपल ने माल भेजा, ठीक है। गुड्स कॉस्टिंग 15,000 रिसीव्ड इन मार्च, मार्च के महीने में रिसीव्ड हुए थे फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, आउट ऑफ विच 60% ऑफ द गुड्स are sold by 10th April. 60% of the goods are sold by 10th April. These sales are not included in above sales. अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, ये जो ऊपर का सेल है उसके अंदर कंसाइनमेंट का सेल इंक्लूडेड नहीं है, इंक्लूडेड होना भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये जो सेल है ये मेरा पर्सनल सेल है। यहां पे मैं एज ए एजेंट काम नहीं कर रहा हूं, और यहां पे मैं एजेंट की तरह काम कर रहा हूं, तो मैं अपना कमीशन लेता हूं। सेल की एंट्री मैं नहीं पास करूंगा क्योंकि मैं एक एजेंट हूं। सेल की एंट्री मेरा प्रिंसिपल पास करेगा, मुझे सिर्फ कमीशन मिलेगी, तो मेरे को कमीशन से लेना देना है, सेल से नहीं। तो अब गुड्स कॉस्टिंग 15,000 रिसीव्ड इन मार्च फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, आउट ऑफ विच 60% वॉज सोल्ड ऑन 10th अप्रैल। तो 10 अप्रैल को 60% बिक चुका है, ठीक है। तो कितना बचा? 40% बचा। अगर 10 अप्रैल को 60% में से 100% में से 60% सोल्ड हो चुका है, तो बचा कितना? 40%। अच्छा, ये जो 40% बचा हुआ है, क्या ये मेरे स्टॉक में काउंट हो चुका है? क्या बिल्कुल हो चुका है, क्योंकि मैं तो डब्बे गिन रहा था, मैंने एक एक डब्बा गिना है। जब मैंने एक एक डब्बा गिना है तो डब्बे गिन के 4.5 लाख रुपए आए, और 4.5 लाख का क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आया। मेरे को बाद में पता चला कि इसमें से कुछ गुड्स ऐसे हैं जो कि मेरे है ही नहीं। क्या ये मेरे हैं? क्या नहीं, मैं किसी और का एजेंट हूं, तो उसका माल मेरे पास पड़ा हुआ है, उसका माल मेरे पास पड़ा हुआ है, गुड्स, क्योंकि मैं एक एजेंट हूं, मेरे पास प्रिंसिपल का माल पड़ा हुआ है। गुड्स बिलोंगिंग टू अदर्स लाइंग विथ मी, मेरे पास पड़े हुए हैं। और मुद्दा क्या है? ये गुड्स एंड काउंटेड इन फिजिकल वेरिफिकेशन। तो जब डब्बों की काउंटिंग हो रही थी, तो ये माल जो मेरा है ही नहीं, ये माल जो मेरा है ही नहीं, ये भी काउंट हो गया 4.5 लाख के अंदर। ये माल मेरा है ही नहीं भाई। 15,000 का माल आया था, 60% बिक चुका है, 40% बचा था 10 अप्रैल को, जिस दिन फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है, जिस दिन डब्बों की काउंटिंग हुई है। तो 15,000 जो मेरा है ही नहीं, 15,000 का 40% जो मेरे है ही नहीं, वो 4.5 लाख में काउंट हो गए हैं। तो 15,000 का 40%, 6,000 का माल मेरा है ही नहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन में काउंट हो गया है, तो हटा दूंगा। ओके सर, आगे। आफ्टर द स्टॉक वॉज टेकन, मतलब ये मैंने 10 अप्रैल की बात कर रहा है। 10 अप्रैल के बाद मैंने 10 अप्रैल को काउंटिंग कर लिया था। आफ्टर द स्टॉक वॉज टेकन इट वॉज फाउंड दैट देयर वॉज सर्टेन स्लो ओल्ड मूविंग आइटम जिनका कॉस्ट था 14,850। तो ये 4.5 लाख के अंदर 14,750 इंक्लूडेड है। सर आपको कैसे पता? बिकॉज यहां पे लिखा हुआ है एट कॉस्ट। क्या लिखा हुआ है? एट कॉस्ट। तो 14,850 कॉस्ट है जो कि उसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। क्वेश्चन खुद बोल रहा है स्टॉक टेकिंग के बाद, मतलब काउंटिंग के बाद ये चीज हमें पता चली कि भाई 14,850 का माल जो कि इसके अंदर एडेड है, विच शुड बी टेकन एट 9,500 टू इंश्योर डिस्पोजल टू इंटरेस्टेड कस्टमर। 14,850 उसका कॉस्ट है, एनआरवी है 9,500,
तो इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। तो मैंने ऐड कितना कर रखा है, मैंने 14,850 इसमें ऐड कर रखा है। इसमें कितना जुड़ा हुआ है, 14,850 जोड़ा रखा हुआ है। ऐड कितना करना था, 9,500 ऐड करना था। कर कितना दिया, 14,850। क्या मैंने ज्यादा ऐड कर दिया? बिल्कुल 5,350 आपने ज्यादा ऐड कर दिया। इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, तो एनआरवी 9,500 है, 9,500 जुड़ना चाहिए था स्टॉक के वैल्यू में, बट जुड़ गया 14,850। तो 5,350 ज्यादा जुड़ गया, लेस। ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, 5,350 लेस। ओके सर, अब आते हैं हम लास्ट में। गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, ठीक है। असर्टेन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है, हो गया, हमारा हिसाब किताब पूरा क्लियर है। चलिए, 4.5 लाख प्लस 80,000 माइनस 82,500 माइनस 6,000 माइनस 5,350। फाइनल आंसर आपका आया 436,150। ये कब का स्टॉक है, बैकवर्ड में जा रहे हैं तो हम ये 31 मार्च का स्टॉक है, ठीक है। चेक कर लो, 436,150। प्रेजेंटेशन का तरीका अलग हो सकता है, बट वैल्यू एट द एंड ऑफ द डे सेम आना चाहिए। अल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन भी आपने आईसीआई को दिया हुआ है, आपने नहीं मतलब आईसीआई ने आपको दिया हुआ है, ठीक है। ओके, अल्टरनेटिवली आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। हमने क्या किया था, नेट ऑफ करके लिया यहां पे 82,500, परचेज माइनस परचेज रिटर्न और सेल माइनस सेल रिटर्न एट कॉस्ट, ठीक है। इन्होंने अल्टरनेटिवली क्या किया, परचेज यहां पे, परचेज रिटर्न यहां पे, सेल्स यहां पे, सेल्स रिटर्न यहां पे, ठीक है। मुझे लगता है कि जो हमने किया वो बेटर प्रेजेंटेशन है और ज्यादा अच्छा समझता है, ठीक है। तो यू कैन यूज दैट, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, लो ठीक है। चलो, क्या ये सवाल इजी था? हाँ, ये सवाल इजी था। क्या ये सवाल हम ऑलरेडी हमारे क्लासेस में कर चुके हैं? द आंसर इज यस, हम अपने रेगुलर बैचेस में ऐसे सवाल ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। चलो राजा, सितंबर 2024 के सवाल की बात करते हैं। ताजा ताजा सवाल है, एकदम बेकरी से निकला हुआ। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द स्टॉक वाज डन ऑन 23 जून। फिजिकल वेरिफिकेशन कब हुआ है? 23 जून। ओके सर। The value of stock was 4,80,000. The following transaction took place from 23rd June to 30th June. हमें क्या चाहिए? स्टॉक 30 जून का चाहिए। ओके, तो अब हमारा फिजिकल वेरिफिकेशन कब हुआ है? अरे बैटरी लो हो गई है लैपटॉप की। इस बार तो मुझे साउंड को भी देखना पड़ रहा है, पता चला कि इसमें वॉइस नहीं आया। ओके, तो आपका फिजिकल वेरिफिकेशन कब हुआ है? 23 जून 2023। और हमें स्टॉक का वैल्यू कौन से तारीख का चाहिए? हमें चाहिए 30 जून 2023 का। तो हम आगे जा रहे हैं, फॉरवर्ड में जा रहे हैं। फॉरवर्ड में क्या करना पड़ता है? परचेज ऐड, परचेज रिटर्न लेस, सेल लेस, सेल रिटर्न ऐड। ये ऐड कॉस्ट होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें ये याद है, हमें ये पता है, इसलिए मैं इसे रब कर दे रहा हूं फॉर द टाइम बिंग। चलिए, अब 23 जून को आपका स्टॉक कितना था? 4,80,000। ओके, द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस फ्रॉम 23 जून टू 30 जून। ये 7 दिन के आपको बातचीत बता रहे हैं कि ये 7 डेज में क्या हुआ है।
आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स वर्थ 24,000 वर अनसोल्ड। ठीक है, हमने माल भेजा था कंसाइनमेंट पे, हमने माल भेजा था कंसाइनमेंट पे, ठीक है, और वो अभी भी अनसोल्ड पड़ा हुआ है, वो अभी भी अनसोल्ड पड़ा हुआ है। अब इसमें एक मिसिंग इंफॉर्मेशन जो है वो ये है कि भाई ये गुड सेंट जो है, अगर आप बोल रहे हो कि ये गुड सेंट हमने 23 जून के बाद किया एंड 23 जून तक किया, ओ सॉरी 30 जून तक किया, अब मैंने माल भेज दिया होगा, मैंने माल भेज दिया होगा, ठीक है, कितना माल भेजा होगा पता नहीं, वो ये बोल रहा है भाई कभी तो भी हमने माल भेजा था, आउट ऑफ द गुड सेंट व्हाट इज द गुड सेंट वैल्यू, अवेलेबल नहीं है, बट 24,000 वॉज स्टिल अनसोल्ड, 24,000 का माल अभी तक अनसोल्ड है। तो अब फॉरवर्ड हो या बैकवर्ड हो, अगर आपने माल कंसाइनमेंट पे भेजा है और अगर आपके एजेंट के पास पिछले क्वेश्चन में मुझे कंसाइनमेंट का माल मिला था, दैट इज जून 2024 के क्वेश्चन में मैं एजेंट था, तो किसी और का माल मेरे पास पड़ा हुआ था, मैं मनीष हूं, मैं एजेंट हूं, किसी और का माल मेरे पास पड़ा हुआ था एंड मेरे स्टॉक में काउंट हो गया था, ठीक है, यहां पे मैं प्रिंसिपल हूं, यहां पे मैं क्या हूं, प्रिंसिपल हूं, मतलब मैंने माल भेजा, उसमें से 24,000 अनसोल्ड पड़ा है, तो मैं बोलूंगा कि भाई सीधी सीधी बात है, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 23 जून 2023 ₹4,80,000 एड goods belonging to me lying on consignment, मेरा माल एजेंट के पास पड़ा हुआ है। अब बहुत सारे बच्चों को ना दिमाग में ये बैठता नहीं, उनके दिमाग में सवाल आता है कि सर क्या ये माल 23 जून से 30 जून के बीच में भेजा गया था। मेरे को एक बात बताओ, ये जो 4,80,000 है, ये जो 4,80,000 है, ये कैसे आया? फिजिकल वेरिफिकेशन करके आया, मतलब आपने एक एक डब्बा काउंट किया होगा, जब आपने एक एक डब्बा काउंट किया होगा तब कंसाइनमेंट वाला माल जो आपके एजेंट के पास पड़ा हुआ है वो तो काउंट नहीं हुआ होगा ना, ये आपके गोडाउन का काउंटिंग है, आपके गोडाउन में जो माल पड़ा हुआ है 4,80,000, ये उसका काउंटिंग है, जो आपके एजेंट के पास अनसोल्ड पड़ा हुआ है उसका काउंटिंग तो नहीं हुआ है, वो माल है तो आपका लेकिन पड़ा किसके पास है, एजेंट के पास। तो गुड्स बिलोंगिंग टू लाइंग ऑन कंसाइनमेंट नॉट काउंटेड इन फिजिकल वेरिफिकेशन। जब वो डब्बे गिन रहे थे और वो डब्बे गिन के 4,80,000 का वैल्यू निकाला तब ये 24,000 उसमें काउंट नहीं हुआ था, बिकॉज ये मेरे पास पड़ा ही नहीं था, ये मेरे एजेंट के पास पड़ा था, एजेंट के पास पड़ा था, इसलिए काउंटिंग नहीं हुई। ठीक है, परचेज ऑफ ₹40,000 वर मेड, आउट ऑफ विच गुड्स वर्थ 16,000 वर डिलीवर्ड ऑन 5 जुलाई। अब पता है आप इंटर में आओगे और एक शब्द सीखोगे, गुड्स इन ट्रांजिट। व्हाट डू मीन बाय गुड्स इन ट्रांजिट? जो माल सेलर के यहां से निकल चुका है, अभी मैं परचेजर हूं, सेलर के यहां से माल निकल चुका है, माल अभी रास्ते में है, मेरे गुड्स अभी रास्ते में है, तो 40,000 में से 24,000 का माल डिलीवर हो गया और बाकी का इन ट्रांजिट है। क्या वो गुड्स मेरे ही है? यस सर। तो अब पहली चीज क्या है, जो परचेज है ये फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद डेट पे हुआ है, हां 23 जून के बाद हुआ है ये परचेज, ठीक है। और
परचेज हो गया, जैसे ही परचेज हो गया मैंने एंट्री मार दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी। क्या ये ईयर एंड पे माल बिका? क्या ये 30 जून को माल बिका गया? द आंसर इज नो। परचेज करने से स्टॉक मेरा बढ़ गया, बट ये बिका नहीं, ठीक है। 4,80,000 के अंदर क्या ये इंक्लूडेड है? नहीं। 4,80,000 तो था ही था, मैंने और माल खरीदा, ठीक है, मैंने और माल की एंट्री मारी, बट वो बिका नहीं, तो ये मेरे स्टॉक में ऐड हो जाएगा। 24,000 जो मिल गया और 16,000 जो इन ट्रांजिट है तो मेरा ही, इसकी वजह से मेरा स्टॉक बढ़ गया, फिजिकल वेरिफिकेशन में काउंटिंग नहीं हुई है। एंड आपको तो याद होगा ही, फॉरवर्ड में परचेज ऐड होता है, तो परचेज का वैल्यू कितना है? 40,000, डिलीवर हो गए 24,000, इन ट्रांजिट है 16,000, तो 4,80,000 में 40,000 हम जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे? देखो बेटा, एक बार वापस से लास्ट टाइम, मैंने मेरे सिस्टम में, सिस्टम मतलब कंप्यूटर पे, मैंने मेरे कंप्यूटर पे एंट्री मार दी, परचेज डेबिट टू पार्टी, क्योंकि 40,000 का माल निकल चुका था, तो परचेज डेबिट टू पार्टी। यह आपका ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड। ये ट्रेडिंग अकाउंट में 23 जून, ये ट्रेडिंग अकाउंट कौन से तारीख के लिए बना रहा हूं? 30 जून के लिए बना रहा हूं, बट मेरे पास जो स्टॉक का वैल्यू है वो 23 जून का है, ठीक है। ओके, तो 4,80,000, क्या फॉर द टाइमिंग में ऐसे 2 मिनट ओपनिंग स्टॉक बोल दूं, 2 मिनट के लिए समझाने के लिए कि मैं 23 जून से 30 जून तक का ही ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूं, तो ये मेरा ओपनिंग स्टॉक हो गया 4,80,000, मैंने परचेस की एंट्री मारी 40,000 की, अब मेरा क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक में क्या ये 40,000 का माल बिका? क्या? द आंसर इज नो, सेल तो कुछ हुआ ही नहीं, तो ये 5,20,000 हो गया। तो 40,000 क्या हुआ है? ऐड हुआ है। ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि 4,80,000 को ओपनिंग स्टॉक मान लो, समझाने के लिए, ठीक है, टेक्निकली मानना नहीं है, बट समझाने के लिए। परचेज होता है ऐड। अब मैं आपको एक रामबाण एक आंसर देना चाहता हूं, इसका एक्सप्लेनेशन, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन हमने हमारे क्लासेस में किया हुआ है। अगर फॉरवर्ड में सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न ऑब्लिक अप्रूवल बेसिस है, सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न ऑब्लिक अप्रूवल बेसिस है, तो उसे इग्नोर कर देना, उसे क्या कर देना? इग्नोर कर देना, ठीक है। तो सेल वर 1,36,000 which includes goods worth 32,000 sent on approval basis. Half of these goods were returned before 30 June, but no information was available regarding the remaining. Goods are sold at cost plus 25%. However, goods costing 24,000 have been sold for 12,000. ठीक है, ओके एवरीवन, नाउ कॉन्सेंट्रेट, एक एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा। ये जो भी सेल का ट्रांजैक्शन हुआ है, ये जो भी सेल का ट्रांजैक्शन हुआ, ये कब हुआ? ये 23 जून से 30 जून के बीच में हुआ है। आपका सेल्स कितना है? आपका सेल्स है 1,36,000। सेल्स कितना है? 1,36,000। अब 2 मिनट के लिए समझो, इस सेल का बाइफिकेशन मैं करना चाहूंगा। सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न ऑब्लिक अप्रूवल बेसिस 32,000, एबनॉर्मल आइटम का सेल 12,000 और बाकी का बैलेंसिंग फिगर 1,36,000 माइनस 12 एंड माइनस 32, माइनस 12,000 माइनस 32,000, ये हो गया 92,000। सबसे पहले ये जो आपने रिटर्न ऑब्लिक अप्रूवल बेसिस पे भेजा था, ये कौन सा माल भेजा था?
यही माल गया होगा 4,80,000 वाला, 4,80,000 वाला माल ही बिका होगा, वही माल आपका अप्रूवल बेसिस पे गया होगा। मुझे एक बात बताओ, जब सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न ऑब्लिक अप्रूवल बेसिस होता है तब आप एक्चुअल सेल कब मानते हो? जब आगे वाला अप्रूव करता है। आगे वाले ने अप्रूव ही नहीं किया तो क्या आप इसे सेल कंसीडर करोगे? नहीं। सेल कंसीडर नहीं करोगे तो क्या आप स्टॉक को कम करोगे? द आंसर इज नो। वापस से बोल रहा हूं, सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न ऑब्लिक अप्रूवल बेसिस में सेल कब मानी जाती है, रिस्क रिवॉर्ड कब ट्रांसफर माना जाता है? जब आगे वाला इंसान बोलता है डन, मैं अप्रूव करता हूं, या मैंने उससे बोला था 5 दिन में बता देना भाई, अगर उसने 5 दिन तक नहीं बताया तो मैं मानूंगा कि सेल अप्रूव हो चुकी है। क्वेश्चन आपको हो रहा है 32,000 में से 16,000 का माल रिटर्न आ गया, 16,000 के माल के पास उसी के पास पड़ा है। मुझे एक बात बताओ, मैं बोल रहा हूं ये 4,80,000 के अंदर ही, पहले इनका कॉस्ट निकाल ले 2 मिनट के लिए, इनका 2 मिनट कॉस्ट निकाल लेते हैं, बिकॉज ये कॉस्ट पर है और ये सेल वैल्यू है। तो इसका कॉस्ट क्या है? ये नॉर्मल सेल है, ये भी नॉर्मल सेल है और ये एबनॉर्मल सेल है, तो इसका कॉस्ट गिवन है। तो जीपी का रेशियो क्या है? कॉस्ट प्लस 25%, तो मेरा कॉस्ट 100 है, 25, ये 125, तो 32,000 इंटू 25 डिवाइड बाय 125, 32,000 इंटू, सॉरी कॉस्ट चाहिए ना मेरे को, कॉस्ट है 100, ये तो प्रॉफिट है, इंटू 100 डिवाइड बाय 125, 25,600 का माल है, ठीक है। 92,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 125, ये हो गया 73,600। सबसे पहले आपका एक्चुअल सेल क्या है? आपका एक्चुअल सेल है ये, आपका एक्चुअल सेल है ये, तो इसमें क्या करोगे? लेस सेल्स एट कॉस्ट, 24,000 एबनॉर्मल आइटम का कॉस्ट है और 73,600 नॉर्मल आइटम का सेल का कॉस्ट है। ये हो गया आपका 97,600। ओके, ये लेस। अब मुद्दे की बात है, क्या ये 32,000 का माल ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड था? यस, इसी में से तो माल हमने अप्रूवल के लिए भेजा था, ठीक है। अब इसका कॉस्ट क्या है? इसका कॉस्ट है 25,600। इसका कॉस्ट क्या है? 25,600। तो 4,80,000 के अंदर दिस इंक्लूड्स 25,600, इसके अंदर 25,600 इंक्लूडेड है, ठीक है। अब इसमें से माल रिटर्न आया, कुछ माल उसके पास पड़ा हुआ है। भाई साहब, जब इसके अंदर माल इंक्लूडेड है, ठीक है, और वो माल रियलिटी में उसका सेल हुआ ही नहीं, क्या रियलिटी में सेल हुआ क्या? द आंसर इज नो। तो फिर काहे आपको प्लस माइनस करना है? अगर सेल होता था तो हम माइनस करते थे, एक्चुअल सेल होता तो हम माइनस करते थे। जब रियलिटी में सेल है ही नहीं, तुमने उसे पहले सेल माना। तुमने क्या किया? तुमने पहले उसे सेल माना, फिर तुमने उसका सेल रिटर्न किया। तुमने पहले उसे सेल माना, फिर तुमने उसका सेल रिटर्न किया। सेल माना 32,000 का, सेल रिटर्न किया 16,000 का। तुम रो रहे हो कि भाई 16,000 के माल का क्या? मैं बोल रहा हूं भाई, ये तुम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दे रहे हो। ये क्या दे रहे हो तुम? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दे रहे हो कि पहले सेल माना, फिर सेल रिटर्न हुआ। मैं बोल रहा हूं ये सब तेल लेने गया, मैं सेल ही नहीं मान रहा, तो काहे का सेल रिटर्न? मैं बोल रहा हूं कि भाई ये माल का रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर ही नहीं हुआ। अगर रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो काहे का सेल? अगर सेल नहीं है तो काहे का मैं फॉरवर्ड में सेल को माइनस करूंगा, काहे का मैं सेल रिटर्न को प्लस करूंगा? सेल ही नहीं है, क्योंकि आधा माल रिटर्न आ गया, मतलब उसका तो सेल है ही नहीं। आधा माल उसके पास पड़ा हुआ है, वो भी सेल नहीं है, बिकॉज वो जब तक अप्रूव नहीं करेगा तब तक वो सेल नहीं माना जाएगा। बात खत्म हो गई। चलो, 4,80,000 प्लस 24,000 प्लस 40,000 माइनस 97,600, तो ये हो गया आपका 4,46,400।
तो फॉरवर्ड में हमेशा सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न ऑब्लिक अप्रूवल बेसिस को आप इग्नोर करना। ठीक है राजा, डन। बस थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना एग्जामिनेशंस में, जब 100 वाला पॉइंट आएगा थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना कि भाई 4,80,000 के अंदर ये माल ऑलरेडी इंक्लूडेड है जिसको हमने रिटर्न ऑब्लिक अप्रूवल बेसिस पे भेजा। भाई रिटर्न ऑब्लिक अप्रूवल बेसिस का मतलब ही है अगर रिटर्न कर दिया तो ठीक है, जिस दिन अप्रूव करेगा उस दिन हम उसे सेल मानेंगे। अरे उसने अप्रूव ही नहीं किया तो काहे की सेल? कुछ माल रिटर्न कर दिया, ठीक है, मैं बोल रहा हूं काट पीट के तुमने सेल का एंट्री मारना ही क्यों? बिकॉज वो रिटर्न ऑब्लिक अप्रूवल बेसिस पर है, तो बात ही खत्म। सेल का एंट्री नहीं मारा तो कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ, इफेक्ट ही नहीं हुआ तो काहे का रिटर्न, काहे का गुड्स लाइंग विद कस्टमर, दिमाग एकदम सॉर्टेड हो जाता। ठीक है राजा, चलो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, लव यू, बाय, टेक केयर, दिस इज सीरियस साइनिंग ऑफ। यहां पे आपका सितंबर 2024 का सवाल खत्म होता है। लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।